तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से इन अंधेरों को चीरते हुए रोशनी को हासिल करने के लिए जगे होंगे। वाह, ये शानदार बात है ना। देखिए अलका जी आ गई, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अब सेशन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि रोशनी आ गई महफिल में। वाह, ये देखिए अभिषेक गौतम जी आ गए। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते जी। बढ़िया आप सर। आप तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर मिला है। स्केल 2 स्केल 3 का प्रमोशन एग्जाम्स ने मतलब डायरेक्ट भर्ती आ रहा है, उसमें जी सर। शामिल और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अभी देखिएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अगर आरआरबीज में कोई 6 साल तक क्लरिकल में काम किया है तो उसको डायरेक्ट स्केल 2 का जो है मौका मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। और अगर 3 साल कोई आरआरबी में एज ए ऑफिसर काम किया है तो उसको जो है डायरेक्ट स्केल 2 स्केल 3 का मौका मिल जा रहा है। स्केल 2 के लिए थ्री ईयर का मौका मिल रहा है। तो आप सभी साथी पढ़ते रहिए, बस अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बहुत ही शानदार तरीके से आएगी। और ये देखिए, है ना, हमारे होनहार साथी दिव्या जी जुड़ गए हैं। तो अभी दिव्या जी बोल रहे थे कि सर आइए आइए जल्दी जरा, है ना। मैं सिर्फ आपको हौसला देने आया हूँ, आप लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गुड न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि जब ये 9 जुलाई को आपका प्रमोशन एग्जाम होगा तो उसमें 80% जो है जनरल बैंकिंग से आएगा, 20 to 25% जो है आपका वो इंटरनल बैंकिंग से आएगा। तो कैसा रहेगा दिव्या जी, कैसा लगा आपको जानकारी? सर अच्छा लगा सुन के। अच्छा लगा। मत जी होना मेरे बावरे उदास, कि सांवरा जरूर आएगा। मतलब जितने सारे सवाल पढ़े हैं वो जरूर आएंगे, है ना। तो बस मैं आप लोग को ये मतलब बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग पिछले समय में जो भी पढ़े हैं उनमें से सवाल आएंगे। और 5 से 10 सवाल ऊपर नीचे होते हैं हर एग्जामिनेशन में। और तो और मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आपके जाने पहचाने में से भी आ गया तब भी 5 से 10 सवाल गलत हो जाते हैं। मतलब ये तजुर्बा है ये इंडस्ट्री का कि सारे सवाल सही हो जाने के बाद भी 5 सवाल हड़बड़ी में गलती हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए प्लस माइनस 5-10 होगा ही होगा। लेकिन जितना आप पढ़े हैं उनमें से आने वाला है। और कुछ क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कल परसों में, तो वो सारे सवाल हूबहू आ जाएंगे। आज एक छोटा सा सेशन में लेके आए हूँ आप लोगों को जगाने के लिए कि नींद कहाँ आती है। जब आप बताइए एग्जामिनेशन होता है तब थोड़ी ना सोते रहते हैं। देखिए दिव्या जी उठ के आ गई। और भी साथी उठ गए आके। देखते हैं पुष्पन जी उठे नहीं है, कोई बात नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस फिगर है इसके लिए प्रिडिक्शन करना मतलब अभी मुश्किल होगा, क्योंकि 5 अभी तारीख को या 1-2 दिन पहले आपका ये रिलीज हुआ है, फाइनल बुकलेट रिलीज हुआ है। और एग्जामिनेशन है 9 जुलाई को। एक सेकेंड, एग्जामिनेशन है। तो आप लोग का जो बुकलेट आया हुआ है, आपके एनुअल रिपोर्ट्स आए हैं 31 मार्च 2023 के, वो हाल ही में आए हैं। लेकिन आपको दोनों तैयार करके जाना है। और ऐसे कंडीशन में 22 का भी आ सकता है, क्योंकि 45 दिन का वो रहता है, 45 डेज का, कि 45 डेज पहले अगर कोई पब्लिश हुआ है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब इसमें दोनों फिगर जानने के लिए आज का ये सेशन रखे हैं। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आप 31 मार्च 2023 को आपके बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आइए आपको लिए चलता हूं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के 31 मार्च 2023 के सफ़र में, जिसमें आप अपने बिजनेस को जानेंगे। और बिजनेस जहां तक का बिजनेस होता है उनमें कौन कौन से पैरामीटर को
हमें देखना होता है, उसके बारे में भी आपको इस सेशन से आइडिया हो जाएगा। तो जब भी प्रमोशन एग्जाम में ये जो बिजनेस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें आप देखिएगा जो आपका बुकलेट होता है ना, जो बुकलेट हमारे साथी साझा किए हैं, वो बुकलेट हूबहू चला जाता है आईबीपीएस के पास। तो उस बुकलेट में जो भी फ्रंट पेज पर रहता है उसमें से एक सवाल पूछता है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम जरा चर्चा करते हैं आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिजनेस फिगर में सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस जो होता है वो टोटल बिजनेस। बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपॉजिट, एक होता है क्रेडिट। अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आप लोग जानते हैं कि बैंक का दो मुख्य काम होता है, ग्राहकों से डिपॉजिट लेना और उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में ग्राहकों को देना। तो इसमें से आपका टोटल बिजनेस 31 मार्च 2023 को जो टोटल बिजनेस था वो था 14,357.89 करोड़, 14,357.89 करोड़। तो इसको हम 14,000 भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप लोग याद रखेंगे कि 14,300 भी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना नज़दीक नहीं देता है। आपका आप देख के उसका जो देख के आप जान जाएंगे कि कितना आप देगा। मतलब इसके आसपास नहीं रहता है, एक 14,000 देगा, 12,000 देगा, इस तरह का देगा बिजनेस फिगर। तो यहाँ पर हम लोग जो है टोटल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह से याद करिएगा कि 14,357 या 13,500 याद कर लीजिए, या 14,500 याद कर लीजिए, या 14,000 भी याद कर लीजिए तो भी चलेगा। इसमें जो आपके बुकलेट में दिया है भाग ग्रोथ पार्ट, तो ग्रोथ भी याद रखिए 11.38% का ग्रोथ है 31 मार्च को, 11.38%। और यहाँ पर जैसे आपके फ्रंट पेज में देखेंगे जो बैलेंस शीट आपने एनुअल रिपोर्ट आया है उसमें ग्रोथ परसेंटेज दिया है। तो ग्रोथ परसेंटेज दिया है, इसलिए ये अगर बुकलेट जाएगा आईबीपीएस के पास तो उनका स्वाभाविक सा है ये सवाल पैदा होगा परसेंटेज का। तो ये स्क्रीन जितनी देर है आपके पास है तो आप याद हो गया होगा आपको कि आपका टोटल बिजनेस है 14,357.89 करोड़ और 11.38% का आपका बिजनेस जो है बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग इसमें ये बात करें कि जो पिछले साल का बिजनेस कितना था, तो पिछले साल का जो 31 मार्च का बिजनेस था, पुष्पन जी बताइए जरा आपको कितना था 31 मार्च 2022 का जो टोटल बिजनेस था? याद नहीं है सर। याद नहीं है? तो आपको ना सर दोनों दोनों याद करना पड़ेगा। तो अगर 12,890। हाँ, दोनों याद करना पड़ेगा। 12,890 करोड़ जो है आपका पिछले साल का था, उसका 11% मतलब 1,467 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, अब इसको 14,357 है। तो कई बैंकों में ये देखा गया है आपका बिजनेस का रेंज पूछ रहा है, तो रेंज पूछेगा तो कैसे पूछेगा, 12,000 से लेके 15,000 या 13,000 से लेके 15,000 करोड़ का रेंज पूछ लेगा। तो आपके बैंक का जो टोटल बिजनेस है वो 14,357, 11.38% की बढ़ोतरी के साथ। अब बात करते हैं आपका टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट अगर मध्यांचल ग्रामीण बैंक का देखेंगे तो 10,416.43 करोड़ और ग्रोथ 7.75%। तो आपका टोटल बिजनेस है 14,400 करोड़, याद रख लीजिए 14,400। तो यहाँ पर 10,416 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, तो लगभग 4,000 करोड़ आपका एडवांसेस होगा। मोटा मोटी आप अंतर आगे देख लेंगे। तो टोटल डिपॉजिट है 10,416.43 करोड़। टोटल बिजनेस है आपका 14,357 करोड़। टोटल डिपॉजिट है आपका 10,416 करोड़। ग्रोथ जो है 7.75% का ग्रोथ है, किसमें? डिपॉजिट में। पब्लिक से जो डिपॉजिट है उसमें 7.75% का ग्रोथ है। अगर इसमें आप बात करेंगे कि पिछले साल का डिपॉजिट कितना था, तो पिछले साल का जो डिपॉजिट में आप इसमें ग्रोथ जो हुआ है जमा में, आपका पिछले साल का डिपॉजिट था 9,667 करोड़। कितना था पुष्पन जी? 9,667 करोड़। 667। अभी जो डिपॉजिट है वो 10,400
16 करोड़ हो गया। तो आपका टोटल डिपॉजिट है 10,416 करोड़। टोटल बिजनेस है आपका 14,357 करोड़। टोटल बिजनेस में जो ग्रोथ है 11.38% का है। टोटल डिपॉजिट में जो ग्रोथ है 7.75% का है। अब बात करते हैं कासा, जो आपको याद रखना है। कासा परसेंटेज जो है इम्पोर्टेंट होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कासा परसेंटेज 31 मार्च 22 में आपका था 62.59%, जो 31 मार्च 2023 को बढ़कर 63.86% आ गया। वाह, ये तो कमाल का है ना। 100 रुपये अगर कोई जमा करने आ रहे हैं आपके पास, तो उनमें से आप 63-64 रुपये जो है कासा में इसको ले रहे हैं। किसी बैंक का कासा अच्छा होना ये दिखाता है कि उस बैंक में काम कर रहे एम्प्लॉय का सर्विस अच्छा है, उनका कस्टमर को डील करने की कैपेसिटी या डील करने की जो स्किल है वो अच्छी है, क्योंकि उसका कासा अच्छा है। कासा क्या होता है? कासा ऐसे डिपॉजिट हैं जिनको बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब हो सकता है दिन में 10 बार इस्तेमाल करें। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। एक एक अकाउंट में 50-50 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं एक दिन में। तो वो कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, इसलिए कासा अच्छा है। अगर कासा की बात करें तो आप इस तरह से याद करिएगा कि आप 60% से ऊपर कासा है आपका, 63.86% है। तो प्रमोशन एग्जाम के जो रिटर्न एग्जाम में बिजनेस फिगर में एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं देता, थोड़ा सिग्निफिकेंट अंतर रखता है। तो इसीलिए अभी तक के जितना हम पढ़े हैं, टोटल मध्यांचल ग्रामीण बैंक का बिजनेस जो है 14,357 करोड़, 11.38% की वृद्धि हुई है। टोटल डिपॉजिट की बात करेंगे तो 10,416 करोड़, 7.75% की बढ़ोतरी हुई है। अब कासा में देखिए, कासा आपका 31 मार्च 2023 को 63.86% है, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे कासा जो है इंडस्ट्री में किस लेवल तक होने से अच्छा माना जाता है दिव्या जी? कासा जो है सर 50% के ऊपर। अगर 35% से ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब वहां से अच्छा शुरू हो जाता है, जी। 35% से ऊपर। और आपका तो बहुत ही अच्छा है, आपका तो बहुत ही अच्छा है ना। इतनी तारीफ कर दी है कि कल जब आप लोग चाय पिलाओगे, एक एक ग्राहक को चाय पिला देना, है ना। वाह, क्या बढ़िया है, आपका कासा बढ़ जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं टोटल एडवांसेस। टोटल एडवांसेस आपका जो है 31 मार्च 2023 को 3,941.46 करोड़। तो आप अभी तक के देखिए कितना देख लिए। टोटल बिजनेस है आपका 14,357 करोड़। टोटल डिपॉजिट है आपका 10,416 करोड़। और टोटल एडवांसेस है आपका 3,941 करोड़। अगर इसको इस तरीके से याद करेंगे, 14,000 करोड़ आपका बिजनेस है, 14,000 करोड़ आपके ब्रांच बैंक का बिजनेस है, जिसमें 10,000 करोड़ डिपॉजिट है, 4,000 करोड़ एडवांसेस है। ये ठीक रहेगा दिव्या जी? हाँ सर, सही तरीका है ये। इसके आसपास 14, अपन याद हो जाएगा। हाँ, तो आपके बैंक का बिजनेस अगर पूछेंगे आपको मान लीजिए इंटरव्यू में, तो बोलेगा कि मान्यवर हमारे बैंक का बिजनेस 14,000 करोड़ का है, जिसमें 10,000 करोड़ लोगों ने हमारे पास जमा किया है, और हम लोग 4,000 करोड़ जो है पब्लिक को लोन के रूप में दिए हैं, और दोनों को मिला के टोटल बिजनेस होता है सर, जिसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की गई है। तो बोलेंगे वाह 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 वाह। इस इतना अगर बोल दोगे जितना मैंने कहा अभी ना, इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप देखिएगा हो गया। आप तो कहाँ कौन सी ब्रांच ज्वाइन करेंगे बताइए, हैं? है ना, भोपाल आएंगे कि सागर आएंगे बताइए? तो अभी किस तरह से याद करना है आपका टोटल बिजनेस? सर एडवांस कैसा है अपना? अब बताऊंगा। एडवांस थोड़ा कमज़ोर है, मतलब और अच्छा हो सकता है, लेकिन एडवांस जो है अभी कम है। लेकिन इसमें आगे देखेंगे तो आपको फिर राय आप रखेंगे कि एनपीए लेवल पे भी आपको ध्यान रखना होगा। एडवांस जो है आगे सीडी रेशियो में देखेंगे, जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कितना होना चाहिए। अभी अभी तक के स्लाइड में हमने ये जाना है कि आपके बैंक का जो टोटल बिजनेस है 14,357 करोड़ है।
और आपका डिपॉजिट है 10,416 करोड़ और आपका एडवांसेस है 3,941 करोड़, जिसको दिव्या जी ने आसान कर दिया। इसको ऐसे याद करेंगे कि टोटल बिजनेस है 14,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 10,000 करोड़ और टोटल एडवांसेस है 4,000। 10,000 करोड़ डिपॉजिट, 4,000 करोड़ एडवांसेस, दोनों को मिला देंगे तो 14,000 करोड़ बिजनेस है। और यकीन मानिए एकदम नजदीक वाला नहीं आता, आप देख के जान लोगे कि ये बिजनेस फिगर है हमारा। अब इसमें ग्रोथ देखिए, ग्रोथ तो गजब का ग्रोथ किए हैं। टोटल बिजनेस में जो ग्रोथ है 11.38% का है, टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ 7.75% का है और टोटल एडवांसेस में ग्रोथ 22.27% का है। मतलब ग्रोथ तो अच्छा है, काम अच्छा किए हो, काम अच्छा किए हैं, इसका मतलब कि इसमें काम करने का और पोटेंशियल है। आपका ये एडवांसेस जो है कम है, क्योंकि सीडी रेशियो देखिए 4,000 करोड़, 40% का सीडी रेशियो है। कैसे? 4,000 करोड़ का एडवांसेस है, 10,000 करोड़ का डिपॉजिट है। पुष्पन जी, सीडी रेशियो कितना होगा? 4,000 करोड़ का एडवांसेस है, 10,000 करोड़ का डिपॉजिट है, सीडी रेशियो कितना होगा? 40% होगा 40% होगा, क्योंकि क्रेडिट डिवाइडेड बाई डिपॉजिट। डिपॉजिट। तो सीडी रेशियो बोलते हैं, क्रेडिट को ऊपर रख दीजिए 4,000 और डिपॉजिट को नीचे रख ददीजिए, तो ऊपर 4,000 है, नीचे 10,000 है, तो 40%। तो 40%, अब आप बताइए मनीष जी, 40% कैसा है सीडी रेशियो? कैसा है मनीष जी? दिव्या जी बताइए 40% कैसा है? सर 10% कम है, 50 के ऊपर होना चाहिए। जहाज किस लिए बना है? जहाज, जहाज किस लिए बना है? सर पार करके जहाज ले बना जाएगा। है वो बीच समंदर में जाने के लिए बना है, लेकिन आप तो किनारे किनारे हो, जुहू बीच के किनारे किनारे खेल रहे हो। है ना? सर कौन सा? ये चेयरमैन सर अपना एडवांस अच्छा बढ़ाए हैं सर। हाँ अभी देखो ना, ग्रोथ दिख रहा है आपका, है ना? हाँ बाईस सर। परसेंट का ग्रोथ। भाई इंडस्ट्री से ऊपर है, इंडस्ट्री में एवरेज ग्रोथ कितना है? 14% है एवरेज पीयर टू पीयर बैंक का, है ना? एडवांस बहुत जम के हुआ है सर। जम के बरस, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, बारिश अच्छी हुई होगी, मतलब खेती किसानी में अच्छा आप जो है, आप लोग इसको किए होंगे और करना भी पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है, आपको जो सेगमेंटेशन है जो आपका, जिसमें 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर का जो आप टारगेट पूरा करते हो ना, उसमें ज़्यादातर पार्ट जो होते हैं केसीसी का होता है। और केसीसी में एडवांसेस ग्रोथ जो है क्या होते हैं, वो उतना रीपे करता है, उतना ले जाता है, मतलब 10% ही बढ़ पाता है। बाकी सेक्टर में आप लोग काम किए होंगे, जिसकी वजह सर से रिटेल लोन बढ़ा है, जैसे कार लोन, गोल्ड लोन। हाँ रिटेल लोन बढ़ा है। तो जी अभी सर। तक ये स्लाइड में आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो टोटल बिजनेस है 14,357 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 10,416 करोड़, टोटल एडवांसेस है 3,941 करोड़। सरल भाषा में टोटल बिजनेस 14,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़, टोटल एडवांसेस 4,000 करोड़। अगर ग्रोथ पूछेंगे तो डिपॉजिट में ग्रोथ पूछता है, लेकिन आपका एडवांसेस में ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो मुझे ऐसा आशा है कि अगर ग्रोथ पूछेगा तो एडवांसेस में पूछेगा कि एडवांसेस में ग्रोथ कितना हुआ। तो एडवांसेस में ग्रोथ है 22.27%। अगर बिजनेस में ग्रोथ पूछेगा तो बिजनेस में ग्रोथ है 11.38%। अगर डिपॉजिट में ग्रोथ पूछेगा तो 7.75%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज रह गया था, कासा। कासा है 63.86, ये हमेशा याद रखिए, जो आपका प्लस पॉइंट है उनको याद रखना है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सीधा सीधा ज्यादातर पॉपुलर पूछने वाला सवाल है नेट प्रॉफिट। तो अगर आपके बैंक का नेट प्रॉफिट की बात करें तो 31 मार्च 2023 को नेट प्रॉफिट था शानदार 75 करोड़, है ना, 75 करोड़। और 31 मार्च 2022 को ये था 33 करोड़। तो 2022 को 32.69 करोड़ और 31 मार्च 23 को 74.95 करोड़। ये मतलब समझ लीजिए 100% से ज़्यादा, मतलब 130% के आसपास, है ना? कितना होता है? यस, टीना जी ने ग्रोथ बता दिया, वाह कमाल है, शतक पूरा कर दिया उन्होंने। टीना जी आ गए तो बोले उन्होंने 129% कैलकुलेट करके डाल दिया। तो नेट प्रॉफिट तो आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपका 31 मार्च 2023 को 74.95 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट सीधा सीधा पूछ लेता है कि बैंक का नेट प्रॉफिट क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का जो रिजल्ट बताता है हम लोग के ऑपरेशन का, वो प्रॉफिट बताता है। अगला है आपका ग्रॉस एनपीए।
ग्रॉस एनपीए जो है कम पूछा जाता है, ज्यादातर नेट एनपीए पूछा जाता है, लेकिन हम लोग ग्रॉस एनपीए को भी देखते हैं ताकि हम लोग जब बैंक में काम करेंगे तो हम सोच विचार के काम करेंगे और अपनी ऊर्जा थोड़ी एनपीए रिकवरी में लगाएंगे, या अपनी ऊर्जा लोन देते समय अच्छे बारोवर की तलाश में लगाएंगे। तो ग्रॉस एनपीए क्या होता है, अगर आपके बैंक ने, आपकी शाखा ने 100 रुपए का लोन दिया, 100 रुपए का लोन 10 रुपए चुकाने के बाद आज 90 रुपए है और 90 रुपए जो है एनपीए हो गया, तो वो 90 रुपए को ग्रॉस एनपीए कहते हैं। लेकिन जब एनपीए हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए सीजीटीएमएससी क्लेम है, कोई एनसीजीटीसी क्लेम है, या प्रोविजंस हैं, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो उसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको नेट एनपीए कहते हैं। तो जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए में प्रोविजन माइनस कर देंगे तो फिर वो नेट एनपीए हो जाएगा। तो ग्रॉस एनपीए जो है आपका 31 मार्च को 577.14 करोड़ था। अब सोचिए आपका थोड़ा सा तो क्रेडिट है, 4000 करोड़, और 4000 करोड़ में 577 को 1000 करोड़ मान लें, 1000 करोड़ एनपीए हो जाएगा। कैसे होगा दिव्या जी बताइए तो, ठीक है? नहीं ठीक है सर। है ना, थोड़ा चिंता का विषय है, जी। चिंता का विषय है। तो ये क्रेडिट रिस्क है, आप ये इसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, क्योंकि ये इतना डिफॉल्ट कर गए, बारबर नहीं पटा रहा है। तो उसके तीन मुख्य कारण होते हैं, एक तो बारबर का सिलेक्शन सही नहीं हुआ, दूसरा बारबर की मॉनिटरिंग सही नहीं हुई, और तीसरा अगर वो स्लिप हो गया तो फिर रिकवरी के एफर्ट सही नहीं किए गए। ये तीन मूलभूत कारण हैं, पिलर हैं। बाकी और भी कारण हो सकते हैं, सरकमटेंशियल भी हो सकते हैं। बाकी तीन मुख्य कारण क्या, बारबर का सिलेक्शन सही नहीं किया गया, दूसरा मॉनिटरिंग सही नहीं की गई, तीसरा अगर एनपीए हो जाने के बाद सख्त वसूली नहीं की गई या लगातार वसूली नहीं की गई। तो अगर एनपीए ग्रॉस की बात करें तो 31 मार्च 2023 को 515.83 करोड़ का एनपीए, जिसको परसेंटेज वाइज 13.09% है। अगर ग्रॉस एनपीए 10% से नीचे है तो अच्छा माना जाता है, 10% से ऊपर हो जाए तो खतरे के संकेत से ऊपर माना जाता है। तो जो 10% से ऊपर है 13.09, तो इसको खतरे के ऊपर माना जाएगा, अच्छा माना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए 515.83, जो पिछले साल 577.14 करोड़ था। पिछले साल तो 18% आपका ग्रॉस एनपीए था, अभी 5% रिड्यूस करके आप 13.09% में रखे हैं। मतलब कुछ अच्छे एनपीए के आप प्रयास रिडक्शन किए होंगे। अब आते हैं नेट एनपीए। तो ज्यादातर एनपीए में पूछता है वो नेट एनपीए। नेट एनपीए जो लेवल है आपका, बहुत अच्छा प्रयास किया आपका, तालियों से अभिनंदन करने वाला प्रयास है। लेकिन ये प्रयास कैसे हुआ होगा, ये प्रोविजन बढ़ा के हुआ होगा। क्या हुआ होगा, ये एक्चुअल रिकवरी नहीं हुआ है ना टीना जी? कैसे नेट एनपीए कम कर दी बताइए तो आप। सर प्रोविजन उसमें ज्यादा मतलब रखे होंगे, तो प्रोविजन माइनस किए हैं तभी नेट एनपीए कम हुआ। अच्छा, ये प्रोविजन कहाँ से करते हैं? आपने प्रॉफिट में से सर, बैंक का जो भी प्रॉफिट होता है अपने उसमें से ही प्रॉफिट में से, अपन। जो साल भर में हम कमाते हैं इनकम, उनमें से आप प्रोविजन कर देते हो। अगर प्रोविजन नहीं करते तो प्रॉफिट में बढ़ जाता, और फिर उसके बाद वो कैपिटल या रिजर्व सरप्लस में चला जाता। तो आपने सही पहचाना कि इसमें आपका प्रोविजन बढ़ा दिए होंगे नेट एनपीए लेवल को कम करने के लिए। तो आपका नेट एनपीए 117.98 करोड़ है, जिसको 3.32% में मापा गया है। तो नेट एनपीए जो है अगर 3% से नीचे है तो बहुत ही सुपर डुपर माना जाता है। 3% तक है तो सुपर डुपर माना जाता है, 3 से 6 है तो मॉडरेट माना जाता है, और 6 से ऊपर है तो खतरे के निशान से ऊपर माना जाता है। तो आपका 3.32 है, अच्छा माना जाएगा, मॉडरेट माना जाएगा। 3 से नीचे है, बिलो 3 है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, और 3 से 6 है तो एक ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, संतुलित है या मॉडरेट माना जाएगा। 6 से ऊपर हो गया तो खतरे के निशान से ऊपर। तो यहाँ पर पिछले साल जो है आपका 253 करोड़ का नेट एनपीए था, जिसको लगभग ये 9% माना जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा था, 8.75, जिसको लेवल कम करते हुए 3.323 के आसपास लाया गया, क्योंकि 3 का फिगर जो है इसके लिए नेट एनपीए के लिए अच्छा होता है।
तो नेट एनपी आपका है 3.32% और ग्रॉस एनपी आपका है 13.09%, जो अभी भी 10% से ज़्यादा है। अब आते हैं पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। हाँ, ये जरा बताइए टीना जी, अभी आप बता रहे थे ना, देखिए कितना हो गया। यस सर। तो प्रोविजन, हाँ, प्रोविजन कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जब हमारे जो भी डाउटफुल, लॉस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, उनमें से अगर 100 रुपया अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उसका हम अगर पूरे 100 रुपये डूब भी जाए तो भी 82 रुपये हम प्रोविजन करके रखे हैं। मतलब 82 रुपये तो हमारे पास अभी भी है, हमें कोई खतरा नहीं। वो जो 100 रुपये एनपीए दिखा रहे हैं बैलेंस बुक में, वो 100 रुपये का तनिक भी भय नहीं है बैंक को। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो उसको पहले से ही मान के चला है कि ये खराब हो जाएगा, उसके लिए हमने पूंजी लगा के रखी है, तब बैलेंस शीट हमारा क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। अगर ये पैसा नहीं भी दिए तो मेरे ग्राहक बंधु आप घबराना नहीं, हमारे पास पूरी पूंजी है, हम इसको प्रोविजन करके रखें। इसका मतलब होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आपका देखिए 82.20% है 31 मार्च 2023 को। और ये प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए पुष्पेंद्र जी? प्रोविजन कवरेज रेशियो कम से कम किसी बैंक का कितना होना चाहिए प्रोविजन कवरेज रेशियो? 60% के आसपास। मिनिमम 70% होना चाहिए, 70% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो देखिए पिछले साल आपका फिगर थोड़ा सही नहीं था, है ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी कम आया था। तो 70% मिनिमम होना चाहिए। इस बार देखिए आपका प्रोविजन बहुत अच्छा है, कम से कम 70 होना चाहिए। अगर 100 हो जाए, 100% प्रोविजन हो जाए तो और बढ़िया है। क्योंकि कई ग्रामीण बैंक का बैलेंस शीट जब मैं पढ़ाता हूँ, देखिएगा उनका नेट एनपीए 0 होता है। नेट एनपीए 0 कैसे हो गया? दिव्या जी बताइए। नेट एनपीए 100% पीसीआर कर देंगे। हाँ, पूरा प्रोविजन कर दिया। तो पूरा प्रोविजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो ग्राहक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको एश्योर करते हैं कि भाई ये जो एनपीए हुआ है ना, इससे घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास हमारा बैलेंस शीट मजबूत है। हम उतना तो हम यहाँ रखे हुए हैं, ये लीजिए पैसे यहाँ रखे हुए हैं, ये चले गए ये दे देंगे, ये है ना, आ गया तो हमारा अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो 82.20% है, पिछले साल 60.63% था। अब आते हैं बिजनेस पर ब्रांच। ये हुई असली ताकत। आपकी एक शाखा जो है वो बिजनेस कर रही है 31.63 करोड़। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, क्योंकि आपकी ज़्यादातर शाखाएं गाँव में होती हैं। एक गाँव में 2000 3000 पब्लिक रहते हैं, 200-250 घर रहते हैं। तो आपके एक गांव में के आसपास लगभग 4-5 गांव होते होंगे उस कवरेज एरिया में। तो फिर भी 31.63 करोड़ का बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है एक ब्रांच का। आपकी टोटल ब्रांचेस कितनी हैं पुष्पेंद्र जी? सर 454। 454। और रीजनल ऑफिस कितने हैं? 7 सर। 7 रीजनल ऑफिस। और कितने डिस्ट्रिक्ट में आप सर्विस करते हैं? सर कितने डिस्ट्रिक्ट में 13 है। 13 13 है डिस्ट्रिक्ट में। सर। हाँ, जी। 13 डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं देते हैं। और कितने एम्प्लॉय हैं अभी? ये याद नहीं सर। 1285 है सर। 1285 हैं। ओके। 85। तो 454 शाखाओं में 1296 बोल रहे हैं ना एक साथी, तो 1296 स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर 7 हाँ सर, रीजनल ऑफिस के माध्यम इकहत्तर। से 13 जिलों में काम करते हुए आपकी प्रति शाखा व्यवसाय 31.63 करोड़ के साथ आपके मध्यांचल ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस है 14,357 करोड़, जिसमें 10,416 करोड़ का डिपॉजिट है, 3,941 करोड़ का एडवांसेस है। आपका कासा परसेंटेज 63.86% है। आपका सीडी रेशियो जो है वो 39% है। साथ ही आपका जो एनपीए है, नेट एनपीए 3.32% है। और आपका प्रॉफिट जो है 75 करोड़ है, 74.93 करोड़ है। तो ये जो बिजनेस पर ब्रांच है वो 31.63 करोड़ का बिजनेस है, इसको अच्छा माना जाएगा।
क्योंकि आपके यहाँ स्टाफ कम होते हैं, क्योंकि देखो आपकी ये 500 शाखाएं हैं और 500 शाखाओं में 1500 लोग भी नहीं है ना टीना जी? सर 1500 अभी लोग। तो और कम हो। हाँ सर, ये 1296 मतलब मार्च में थे सर, अभी और कम हो गए सर, 1287 होते हैं। तो आप सोचिए, मतलब एक ब्रांच में ढाई 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 भी नहीं होगा, है ना? आप हिसाब लगा लो अब। तो इतने इतने हैं, फिर भी ये बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है ना? तो आप देखते हैं ये लगभग 3 स्टाफ के आसपास, लेकिन 3 पूरे भी नहीं हैं। तो अब आते हैं बिजनेस पर एम्प्लॉय का बिजनेस देखिए 11 करोड़ है ना? पर ब्रांच कितना बिजनेस करता है? 31 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। और पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 11 करोड़। जैसे कि अभी मनीष जी यहाँ पर हैं, तो मनीष जी को अभी प्राउड फील हो रहा होगा कि हैं देखो ऐसा थोड़ी ना, मैं टिफिन लेके जाता हूँ घर से, तो मेरे को ऐसे मत समझना, है ना? मैं कितना बिजनेस करता हूँ देखो, 11 करोड़ का बिजनेस करते हैं। मतलब एक एम्प्लॉय, जितने लोग यहाँ पर हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो कितने का बिजनेस करता है? 11.08 करोड़ का बिजनेस करता है। और इस बिजनेस में क्या होगा बताइए? अगर ये आपका जो रेशियो बता रहा है कि अगर इसको 14 मान लें, तो 10 करोड़ जो है डिपॉजिट होगा और 4 करोड़ जो है एडवांसेस होगा। तो इसका अगर रेशियो देखेंगे तो आप इसमें देख लीजिएगा 8 करोड़ जो है लगभग आपका डिपॉजिट होगा और 3 करोड़ के आसपास जो है आपका एडवांसेस होगा। दिव्या जी बोल रहे हैं 143 करोड़ के लोग यहाँ मीटिंग में हैं क्या? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? सर पर पर्सन 11 करोड़ हो गया ना, और अभी 13 लोग हैं सर यहाँ पे। हाँ वो बोल सर ऐसे ही क्या? बोला मैं। हाँ 13 लोगों का ना। वाह वाह वाह, तो इधर फिर क्या बोलते हैं, इधर होटल हयात बुक कर लेते हैं, फिर पार्टी कर लें। ये देखो सर 143। आप तो 1000 करोड़ वाले हैं ना। हाँ, तो आप लोग का जो है बढ़िया, पढ़ते रहिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेशनलाइज बैंक में आ जाइएगा। अभी 1-2 साल के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है नेशनलाइज बैंकों में, क्योंकि उदारीकरण आया था 1991 में। उसके बाद बैंकों के एनपीए के रिफॉर्म्स आए थे। उस रिफॉर्म्स के चलते बीएसआरबी डिसॉल्व हो गया था और 14-15 साल तक बैंकों में वैकेंसी नहीं हुए थे। ये नेशनलाइज बैंकों में कमोबेश सभी बैंकों में हुआ था। तो अभी 5 साल बोलते हैं बैंकिंग के लिए। जो जो बैंकर्स आरआरबी, पीएसबी और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी काम कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन टाइम है नेशनलाइज बैंकों में आने के लिए। तो पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है 11.08 करोड़ है। और आता है पर एम्प्लॉय प्रॉफिट। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, ये देखिए आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर 6-6 लाख रुपए साल का कमा के देते हैं। वाह दिव्या जी, ये इसको थोड़ा समझाई तो। आपके प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? ये जो आप कितना कमा के दिए इस बैंक को सर अकेले? 5.78 मतलब 5,78,000 मैंने अकेले का प्रॉफिट दिया है बैंक को, बहुत ऐसे बढ़िया, पर पर्सन। तालियों से अभिनंदन करना पड़ेगा आपको, है ना? कारण क्या है, ये जो खर्चा काट के है, मतलब आपने सैलरी भी लिया, अपना सैलरी मान लीजिए 5 लाख तो सैलरी ले रहे होंगे, 6 लाख रुपए सैलरी ले रहे होंगे, ज्यादा भी ले रहे होंगे, 10-10 लाख सैलरी ले रहे होंगे। उसके बावजूद ये सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के बाद आप ये प्रॉफिट जो है आप कमा के बैंक को दे रहे हैं। 5.78 लैक्स जो है प्रॉफिट, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट। पिछले साल 2.34 लैक्स था, क्योंकि आप देखे भी होंगे पिछले साल का जो आपका प्रॉफिट था 32 करोड़ था, लेकिन इस साल का प्रॉफिट 75 करोड़ का प्रॉफिट है आपका, है ना? तो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट आपका 5.78 लैक्स। और जब प्रॉफिट होता है सारे खर्चे काटने के बाद, ये प्रॉफिट आप बैंक को दे रहे हैं। मतलब आप एक एम्प्लॉय अपना खर्चा भी निकाल ले रहे हैं, बैंक का खर्चा भी निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल रहे हैं, सारा खर्चा निकालने के बाद इतना कमा के दे रहे हैं। तो बैंक एक इतना प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है जिसमें आप किस पब्लिक के डिपॉजिट को सर्विसेज देते हुए उसी डिपॉजिट को डिप्लॉय कर देते हैं हायर इंटरेस्ट में, लोन के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, और प्रॉफिट कमाते हैं, बेहतर सर्विस देते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें प्रासंगिक चार्ज होता है, इंसिडेंशियल चार्ज होते हैं। जैसे दिव्या जी किसी का आके ऐसा डीडी बना देती हैं, कुछ सर्टिफिकेट बना देती हैं, तो इसका मतलब नहीं है फ्री में, सब में पैसा होता है, सब में पैसा मिलता है आपको। चलिए अब बात करते हैं सीआरएआर। सीआरएआर अब मध्यांचल जो ग्रामीण बैंक है, वो 31 मार्च 2023 को 11.60% होता है। पुष्पन जी कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेट क्या है इसका? पुष्पेंद्र जी।
हाँ सर 9% होने। नहीं नहीं, 9। सीसी मिला के 11.5। बताइए टीना जी, कितना होना चाहिए? CRAR कितना होना चाहिए? 11.5 सर। 11.5 होना चाहिए ना। और 11.5 कब से लागू किया है भारत में? क्या सर, कब से लागू किए हैं सर? शायद हम्म, ये 21 से हुआ है सर। अच्छा। तो आप लोग सारे वीडियो वगैरह नहीं देखते लग रहा है, क्या ही करते हैं सर खाली। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। देखा जो तो है मैंने सर कम से कम मैंने। अपडेट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, ये जी सर। 1 जनवरी 2023 से लागू किया है इसको। एक 1 जनवरी 2023, अभी जनवरी हाँ 2023 सर, कुछ से। वो पॉइंट वाइज था कि मतलब 20 में कुछ था, 21 में, 22 में, फिर वो इंक्रीज करते करते सर यहाँ तक मतलब हाँ, 23 में। कोरोना कोरोना की वजह से थोड़ा इसको डिसकंटिन्यू कर लिया था। तो इसमें ये कहा गया है कि मिनिमम कैपिटल 9 होना चाहिए और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.5 होना चाहिए। दोनों को मिला के 11.5 वही है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो मिनिमम होना चाहिए 11.50। और आपका देखिए कितना है टीना जी, आपका CRAR कितना है? 11.6 है सर। क्या कट के बनाए हो आप, एकदम सेट करके, है ना? इतना ही कैपिटल रखे रहो, बाकी जो है आप मेंटेन करके रखिए। तो पिछले साल आप देखिए 31 मार्च 2022 को जो आपका CRAR था 10.39%। और अभी 31 मार्च 2023 को जो CRAR है वो 11.60। ये भी बहुत पॉपुलर सीरीज का CRAR है, इससे सवाल पूछता है। तो CRAR याद रखिए। आप तो याद रखिएगा, जितना जरूरत है उतना हमारे पास है। 11.50 जरूरत है, 11.60 हमारे पास है। थोड़ा ज़्यादा रखें, पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा भरा के रखें, थोड़ी दूर और चलेंगे, है ना? तो ये 11.60% आपका CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब आता है CD रेशियो। ये बताइए जरा CD रेशियो। हाँ जी दिव्या जी, ये क्या है बताइए, CD रेशियो क्या होता है? सर वही क्रेडिट जो अपन करते हैं डिपॉजिट के अगेंस्ट, उसी का रेशियो है सर। ओके, तो हमारा बैंक का मुख्य काम है ये कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी को लोन देना। तो उसी काम को, जो हमारा मुख्य काम है, पब्लिक से डिपॉजिट हम लेते हैं। और पब्लिक से डिपॉजिट आप तो लिए हैं 10,416 करोड़ और दिए हैं 3,941 करोड़। तो आपका CD रेशियो आ रहा है 37.84%। तो 37.84%, या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो एक बार कैलकुलेटर चला के देख लीजिएगा कि आपका क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट करके देख लीजिएगा कितना आता है। फिर नहीं तो यहाँ टाइप करके बता दीजिए तब तक टीना जी। यहाँ पर जो आपका क्रेडिट है 3,941 डिवाइडेड बाई 10,416, करिए जरा कैलकुलेटर चलाइए। सही है सर, 37.84 ही है। सही है ना? आपका यस सर। एडवांस है 3,941 करोड़, यस सर। है ना? और 10,416, 16 तो करोड़। सही आ रहा है, उतना ही आ रहा है। 3,941 डिवाइडेड बाई 10,416 करोड़ डिपॉजिट। सही आ रहा है? हाँ सही है। तो ये 37.84% आपका CD रेशियो है। ये कम है एक्चुअल में, ये 50% से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन 60% को अच्छा माना जाता है। 60% मतलब आपका CD रेशियो कम से कम 60% होना चाहिए। तो 60% है। और अगर आपका लोन अच्छा नहीं हुआ तो तब तो लॉस में चले जाएंगे आप। तो इसमें ज़्यादातर ये आप देखिएगा कि जिनका जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका ना पूरा इतने चीज़ें चेक्स रहते हैं, रिकवरी का रहता है, तो उन लोग जो है CD रेशियो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। तो CD रेशियो जो है एक अच्छे अगर निशानी के तौर पर देखेंगे तो 60% से ऊपर होना चाहिए। और 70 हो तो और अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद वो पैरामीटर देखना होगा कि अच्छे बारोवर सिलेक्शन होने चाहिए, अच्छी रिकवरी होनी चाहिए, तब जाके। नहीं तो फिर तो NPA हो जाएगा, तो फिर नुकसान कितना होता है आप खुद जानते हैं। अब आते हैं कैपिटल। तो सर, कैपिटल आप, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन करना था। हम्म। सर अपन जो ये CRAR निकालते हैं तो टोटल कैपिटल में रिस्क वेट एसेट का डिवाइड करके निकालते हैं। तो सर जो नहीं अपन नहीं। रिस्क वेट एसेट कैलकुलेट करते हैं, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क वेट एसेट स्टाफ लोन में 20% होते, तो वो सर कैसे मतलब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, वो मुझे थोड़ा जानना था सर।
बता दूंगा, अभी बेसल की क्लास में बता दूंगा, लेकिन अभी आप वो सवाल नहीं आएगा। लेकिन रिस्क वेट का जो फॉर्मूला होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, हर एसेट्स में, बैंक से जो भी एसेट होता है, एसेट का मतलब आपका पैसा कहीं और रखा हुआ है, आने वाला पैसा, जैसे लोन हो गया, कैश इन हैंड हो गया, मतलब आपके डेबिट साइड जो होते हैं उसको एसेट बोलते हैं। एसेट में रिस्क होता है, सबके रिस्क को जोड़ेंगे। और रिस्क तीन तरह का होगा, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो उसको जोड़ने के बाद जो आपका डिवाइड करेंगे टोटल जो आपका एसेट्स है, तो वो हिस्सा जो है आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, उसके लिए CRAR का फॉर्मूला होता है। और कैपिटल होना चाहिए, मान लीजिए, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 100 रुपये फाइनेंस कर रहे हो तो आपके पास 11.5 रुपया होना चाहिए। 11.5, अगर वो 100 रुपये जो है 100% रिस्क में है। क्योंकि कुछ लोन में रिस्क परसेंटेज 0 होता है, जैसे CGTMSE गारंटी है, तो रिस्क परसेंटेज 0 होगा, तो उसमें कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर फार्मूले के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो का जो फार्मूला होगा, वो सारे रिस्क को कैलकुलेट करोगे, और रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद उसको टोटल एसेट से डिवाइड करोगे, और फिर उसके बाद कैपिटल निकालोगे। तो इसमें जो कैपिटल में लिया जाता है, टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट का मतलब जितने भी एसेट्स हैं, हर एसेट्स का अलग अलग रिस्क होता है। पर्सनल लोन का अलग होता है, वो टोटल करेंगे। तो ये हालांकि आपके प्रमोशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से नहीं है, समझने के लिए अच्छा है, किसी दिन समझा दूंगा कैलकुलेशन करा के। तो यहाँ पर आते हैं कैपिटल। कैपिटल है आपका 875.76 करोड़। और ये जो कैपिटल है, इसमें 3 भाग होते हैं, जैसे कि जिसमें शेयर कैपिटल होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मामा जी का सरकार, और आपका एक बैंक होता है जिसको भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। तो बताइए जरा टीना जी, क्या परसेंटेज होता है इनका शेयर कैपिटल का? मोदी सरकार कितना शेयर परसेंट? कितने सर? सॉरी मैंने इसमें सुन नहीं शेयर पाई। कैपिटल परसेंटेज क्या होता है RRB में? सर 50%, मतलब सेंट्रल का 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का, और 50% जो है स्टेट बैंक, ठीक। सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब मामा मामा की सरकार है ना। और मोदी जी की सरकार का 50 होगा, मामा के 15 होगा, और स्पॉन्सर बैंक का 35 होगा। स्पॉन्सर बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कैपिटल है 875.76 करोड़। अब बात करते हैं आपका कुछ प्रियरिटी सेक्टर के RRB के लिए जो टारगेट होते हैं। प्रियरिटी सेक्टर का जो टारगेट होता है वो 75% ऑफ ANBC होता है टोटल प्रियरिटी सेक्टर का। एग्रीकल्चर का होता है 18% ऑफ ANBC होता है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना टारगेट होता है दिव्य जी आपका RRB का? सर अभी शायद चेंज हुआ तो 10% है, इसमें 9% लिखा हुआ है। ये 23 का है ना, 31 मार्च 23 में 9% अच्छा, था, है ना। ठीक है, ठीक है। और ये आपका जो 31 मार्च 24 को जो होगा वो 10% होगा, है ना। तो ये जो है एक्चुअल में 8% था पहले, तो 9% हुआ 2022 में, 23 में 9.5%, और 24 में 10% है। यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। क्लियर है दिव्या जी? जी ये सर। कोरोना के समय इसको बढ़ाया गया था 20 में, जी। तो इसको 8% से लेके 10% कराया गया। 21 में ये 8%, 22 में ये 9%, 23 में ये 9.5%, 24 में ये 10%, तो 10% होगा। माइक्रो जो होते हैं वो 7.5% है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो सही है। और कमजोर वर्ग मतलब वीकर सेक्शंस के लिए आपका टोटल ANBC का 15% ये टारगेट है। और ये जो मैं कह रहा था, आपके बुकलेट का ये पहला स्क्रीन है, अगर ये बुकलेट गया होगा तो इसमें से एक सवाल जरूर पूछेगा, तो ये इसको याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज वाइज अगर पूछेगा तो आपको ये याद रहेगा। नेट प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है, जैसे टीना जी ने तुरंत लिख दिया, क्योंकि ये सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तो हो सकता है पहला ही सवाल यही हुआ आपको कि मध्यांचल ग्रामीण बैंक हैज़
has posted a growth in net profit for the financial year 22-23। मतलब नेट प्रॉफिट में आपने कितना ग्रोथ पोस्ट किया, तो 129.27% का ग्रोथ। ऑपरेशनल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं पूछेगा, उसको इग्नोर कर दीजिए। अदर इनकम नहीं पूछेगा। बिजनेस में जो ग्रोथ है वो पूछ सकता है 11.38%। डिपॉजिट में जो ग्रोथ है 7.75%। एडवांसेस में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है 22.27%। और ये नेट एनपीए में रिडक्शन है 5.43%। तो इनमें ज़्यादा पॉपुलर जो इसमें या ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो लग रहा है वो नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है 129.27। दूसरा बिजनेस ग्रोथ 11.38%, डिपॉजिट ग्रोथ 7.75% और एडवांसेस जो है 22.27% का ग्रोथ है और नेट एनपीए जो है 5.43। तो ये था आपका टोटल बिजनेस फिगर। और जब हम सफलता की राह में चलते हैं तो असफलता का भी राह वही होता है ना, क्योंकि सफल नहीं हुए तो क्या मिलेगा? असफलता। हार गए तो जीत गए तो हार मिलेगा, है ना, और हार गए तो जीत मिलेगा। ठीक है, तो आप जो व्यक्ति जीत गया उसको हार पहनाया जाता है, जो व्यक्ति हार गया उसमें एक नई इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं जीत जाऊंगा। तो सफलता की राह और असफलता का रास्ता लगभग एक जैसा होता है, और जब उस रास्ते से चल ही रहे हैं तो उसको सघन अध्ययन करके, जैसा कि अभी रात को भी जगे हुए हैं, जब मौका मिले तब पढ़ रहे हैं। और ऐसे जब एग्जामिनेशन पास आ गया है तो 1-2 दिन छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि आप ब्रांच जाती, दिव्या जी ब्रांच जाती हैं, सब भूल के आ जाती हैं। क्योंकि हम लोग का बैंक इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ जैमर लगे होते हैं। क्या होते हैं? जैमर लगे होते हैं। आप वहाँ जाते ही ना पता नहीं खो जाते हैं। वहाँ ऐसा जो इंडस्ट्री है कि वहाँ पर जो भी आप जा गए हैं सोच के, आपके माइंड में बहुत सारे नई चीज़ें आ जाते हैं, आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो छुट्टी 1-2 दिन का ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ज़्यादा दिन का नहीं मिल रहा है तो आज 2 दिन का तो कम से कम, अगर हैं नहीं मिलती छुट्टी बोल रहे हैं अलका जी, थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाइए। हैं मैनेजर साहब को बोलिए, मैनेजर साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत लाडले हैं, दुलारे हैं आप। बढ़िया, आज खाना टिफिन हम लेके आए सर, चलिए खाइए। तो फिर आप जो है आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो आज के सेशंस में आपको आशा करता हूँ कि सब कुछ याद हो गया होगा। दिव्या जी से पूछते हैं, दिव्या जी आपको सब याद आ गया? जी सर, मुझे इसके पहले याद नहीं हो रहा था, अच्छा वो आपकी क्लास हुई, अब सब याद हो गया। बताइए आपके बैंक का कासा परसेंटेज कितना है? सर 63.86। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और टीना जी आप बताइए आपके बैंक का टोटल बिजनेस कितना है? 14,416। 14,357 करोड़ है। 14,357 हाँ करोड़ जी। जो है वो टोटल बिजनेस है। यस सर। 10,416 करोड़ जो है टोटल डिपॉजिट है। 3,941 करोड़ एडवांसेस है। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था, 14,000 करोड़ आपका बिजनेस है, 10,000 करोड़ डिपॉजिट है, 4,000 करोड़ एडवांसेस है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी आप बताइए जरा कि आपके बैंक का नेट एनपीए कितना है? नेट एनपीए सर आपके 118 करोड़ लगभग है। 117 करोड़ है, लेकिन वो करोड़ में नहीं पूछता, परसेंटेज में पूछता है। नेट एनपीए 3.32% है, 3.2। 3.32% है। अच्छा माना जाएगा, नेट एनपीए अच्छा है। तो कुलदीप जी बताइए आपका पीसीआर कितना है, प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है? हाँ सर 63 पॉइंट वो सॉरी सर 82। 82.20% आपका जी प्रोविजन कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है। नरेंद्र पाल जी आप बताइए जरा आपका सीडी रेशियो कितना है? सीडी रेशियो सर 63%। है? 63%। यार और कैसा है वो? 37 सर, 37 सॉरी। 37.84% सीडी जी रेशियो, ठीक है। जी। अलका जी आप बताइए जरा आपका प्रॉफिट कितना है? अलका जी आपके बैंक का नेट प्रॉफिट कितना है? 75 करोड़ सर। 75 करोड़ सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया याद। 75 अच्छे याद रहता है ना। वैसे तो 74.93 करोड़ है, लेकिन आप उसको
75 करोड़ याद रखिए, ताकि वहाँ 75 तो होगा नहीं, तो सीधा टिक लगा देंगे। बहुत बढ़िया। और मनीष जी आप बताइए जरा, आपके बैंक का जो एडवांसेस कितना है, एडवांसेस? सर 4000 करोड़ से। 4000 करोड़, बहुत अच्छी बात है। 3941 करोड़ है, लेकिन 4000 याद करे रहेंगे तो वहां पर आपको 10-15 सेकंड मिलेगा, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देख के आप सही करके आ जाएंगे। सर आपने ये ट्रिक बता दिया ना, मतलब 14 को 10 और 4 में डिवाइड करने का। बस ये सबसे आसान काम है। हाँ जी, अविनाश जी आप बताइए जरा, आपके बैंक में पर ब्रांच बिजनेस कितना है? पर ब्रांच बिजनेस कितना है? पर ब्रांच बिजनेस। हाँ जी दिव्या जी आप बता दीजिए। 31.63। हाँ 31.63 करोड़ अविनाश जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। तो एक ब्रांच जो है 31% का ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए मनीष जी आप बताइए जरा, आपका पर एम्प्लॉय प्रॉफिट कितना है? सर 11.90। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 5.78 करोड़ 5 लाख, सॉरी 5.78 सर। 5.78 लैक्स में है, करोड़ नहीं है, लैक्स लाख में लैक्स है। में और जो आप बताए ना 11.08, वो है आपका क्या? पर वो पर एम्प्लॉय बिजनेस, बिजनेस बिजनेस पर सर एम्प्लॉय बिजनेस। बिजनेस है ना, पर एम्प्लॉय यस बिजनेस। सर। पुष्पन जी आप बताइए जरा, आपका जो बैंक का जो है पर आपका वो क्या बोलते हैं, CRAR कितना है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है? 11.6 सर। 11.60, नॉर्मली होना चाहिए 11.5, ये 11.5। 11.60। और आपका जो बैंक का, एक मिनट एक और कौन साथी हैं, एक जने साथी से पूछा। हाँ कुलदीप जी आप बताइए जरा, आपके बैंक का जो प्रॉफिट में ग्रोथ कितना हुआ है, प्रॉफिट में? सर अराउंड 129% नेट बहुत- प्रॉफिट में। ये बहुत बढ़िया है। दिव्या जी आप बताइए जरा, आपके एडवांसेस में ग्रोथ कितना हुआ है? दिव्या जी। जी सर, एडवांस एडवांसेस में ग्रोथ सर 22.72 का ग्रोथ हुआ है। कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप, इतना ग्रोथ कैसे? सर वो सरबती गेहूं है ना, मामा जी वाला है। हम्म। अब वो सारे ग्राहकों को ट्रैक्टर में बिठा बिठा के लाके लोन देते हो क्या, इतना 22% का ग्रोथ? अच्छा है, आपने ज़्यादा प्रयास किए होंगे, सैटरडे संडे को भी लोन बांटे होंगे ऐसा देख के लगता है। क्योंकि आपका ये जो लोन बांटे हैं ना, फ्रेश जो लोन बढ़ा है 22.27% का, तो इससे क्या हुआ कि जब लोन नया नया देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इनकम होता है, क्योंकि वो NPA होता नहीं है जल्दी, तो इंटरेस्ट इनकम होता है, इसलिए आपका प्रॉफिट भी बढ़ा है। चलिए, अब एक साथी से और पूछ लेते हैं हम, साथी जगह हैं तो। टीना जी आप जरा बताएंगे, थोड़ा रोशनी डालिए जरा। टीना जी आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, आप तो सब चीज़ याद रखते हैं, है ना? मैं कह रहा हूँ कि आपके जो बैंक का आपका एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट में कितने परसेंट का ग्रोथ है? 7.75 सर। 7.75%, बहुत बढ़िया। और आपका जो बैंक का कितने जिलों में जो है सर्विस प्रदान करता है? तो हाँ 13 जिले में सर। हाँ सॉरी, हाँ जिले, हाँ सर 13 जिले हैं। 13 जिले में सर्विस करता है, ओके। यस सर। और आपके बैंक के चेयरमैन जो हैं उनका नाम क्या है? सर मिस्टर अवधेश चंद्र सक्सेना। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका बैंक जो है किसी से लोन लिया है कि कौन, किससे, कौन सी संस्था से लोन लिया है, जरा पुष्पन जी बताएंगे। पुष्पन जी, आपका बैंक जो है एक संस्था से लोन लिया है, कौन सी संस्था है? नाबार्ड से लिया होगा। नाबार्ड से ही है ना? सिर्फ नाबार्ड से है, स्टेट बैंक से भी लोन नहीं लिया है, नाबार्ड से ही लोन लिया है। और मतलब ये जो है 517 करोड़ के आसपास का लोन है, मैं बता देता हूँ आपको। वो है नाबार्ड सर से इस बार 518, बोरोइंग 518। काफी बढ़ी सर। हाँ पिछले जी। बार 94 समथिंग था सर बोरोइंग, और इस बार 518 करोड़ हुआ है। हाँ क्या होता है, बोरोइंग इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि बैलेंस शीट टैली होता है, बैलेंस शीट होता है ना। बोरोइंग क्या है, ये आप कहीं से लिए हो पैसा तो यस वो आपके लाइबिलिटी है, फिर किसी को दिए हो, आपका क्रेडिट बढ़ा है, देखो तो 22% क्रेडिट बढ़ा है कि नहीं? यस सर।
तो वो किसी को देने के लिए कहीं से लाना पड़ेगा ना, तो नाबार्ड से लाए आप 518 करोड़, है ना। तो इसीलिए आप ग्रोथ दे पाए। और नाबार्ड भी मदद करता है तब जब आप उसको एंड लास्ट माइल तक पहुंचाते हो, तो नाबार्ड और दोगे तो और दे देगा। नाबार्ड बोलेगा ये तो अपने पास थोड़ी रख रहे हैं, ये तो दे रहे हैं लोन, तो और दे देगा। चलिए, तो अभी एक और साथी सवाल पूछता हूँ। दिव्य जी, आप बताइए, आपके बैंक को मतलब किसी में अवार्ड वगैरह मिला है कभी? कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? सर अभी ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आरआरबी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में अवार्ड मिला था सर। चेयरमैन सर गए थे वहां पे। अच्छा, ओके ओके, किस दिशा में, किस क्षेत्र में, वो याद नहीं आ रहा मुझे सर। ठीक बात है। चलिए, आपके यहाँ एक ऑडिट की रेटिंग होती है, तो उस ऑडिट की रेटिंग में वेल कंट्रोल्ड ब्रांच किसको बोलते हैं? वेल कंट्रोल्ड ब्रांच किसको कहते हैं, अगर वो कितना नंबर पाता है तो? दिव्या जी, मतलब ऑडिट में क्या होता है, 1000 नंबर होते हैं। 1000 जी नंबर जी के आधार पर उसको आकलन करके नंबर बांटते हैं। सर, 850 के ऊपर होता है तो वेल कंट्रोल बोलते हैं सर। 850 से ऊपर होता और है। A+ उसकी मतलब रेटिंग होती है। इसमें से दो चीजें ज्यादातर पूछता है, एक जी होता है एडुकेटली कंट्रोल और एक जी वेल कंट्रोल। तो जी। एडुकेटली कंट्रोल और वेल कंट्रोल, मतलब एडुकेटली कंट्रोल मतलब 700 से ज्यादा, 700 से ऊपर। 849 तक, और जी 850 से ज्यादा वेल कंट्रोल। ये दोनों ही क्यों पूछी जाती हैं? क्योंकि ये दोनों ही हमारे बैंक के लिए अच्छी है, ब्रांच के लिए अच्छी है, इसलिए पूछी जाती है। ठीक है, तो आप दोनों को याद रख लीजिए। एडुकेटली कंट्रोल 700 से ज्यादा, 850 तक। 850 के अंदर, 850 और 850 से ज़्यादा हो गया तो वो वेल कंट्रोल हो गया। चलिए, तो ये छोटा सा सेशन था आज। अभी और रात्रि विश्राम करिए। मैं भी आज थोड़ा कहीं इंगेज था, थोड़ा लेट आया, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग का से बात करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन बचे हैं, 1 या 2 दिन सर छुट्टी लेने की कोशिश हम लोग को करिए। किस चीज में अवार्ड मिला हमारे बैंक को, बताया नहीं जरा। अवार्ड के लिए है, बताने अवार्ड के लिए बता दे रहा हूँ, रुके। आपका वो PFRD में जो अटल पेंशन योजना होता है ना, उसके यस लिए भी अवार्ड मिला है आपको। और सर। एक और किसके लिए मिला है, न्यू सर कृषि इनोवेशन। कृषि मंत्री की तरफ से मिला था शायद। हाँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। कहाँ आपको चला गया स्क्रीन पर, एक बार देखना, आपके बुकलेट में देखना, कोई यहाँ पर है ना, बुकलेट में कहीं पर लिखा है। तो आपका PFRD से भी अवार्ड मिला है, लेकिन जब तक वो फ्रंट पेज में फ्लैश नहीं होगा ना, उसको नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए थोड़ा एक गाइड कर दिया कि आप थोड़ा कल कलेक्ट कर लेना कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा कल, है ना। अभी भी नहीं ओके। मिल रहा है अवार्ड, कहाँ पर है? अच्छा, ये आखिरी में कहीं देखिएगा, न्यू न्यू इनिशिएटिव के बाद कहीं पर दिया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में भी मिला है आपको। नहीं मिल रहा है अभी मुझे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो कल बता दूंगा मैं, है ओके सर। अवार्ड का, वो फाइल से देख के। हाँ, तो मैं एक बार थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आपका 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग पर मध्यांचल ग्रामीण बैंक का 1296 स्टाफ जो है मिलकर 7 रीजनल ऑफिस, 454 शाखाओं के माध्यम से 13 जिलों में काम करते हुए 14,357 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 10,416 करोड़ का डिपॉजिट है, 3,941 करोड़ का एडवांसेस है। CD रेशियो आपका 37.84% है, कासा परसेंटेज 63.86% है, और आपका जो नेट NP है 3.32% है। साथ ही साथ आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो है 82.20% और नेट प्रॉफिट है 74.83 या 75 करोड़ कह लीजिए प्रॉफिट है। पर ब्रांच जो आपका बिजनेस है वो 31.63 करोड़ है। पर एम्प्लॉय बिजनेस है 11.08 करोड़ है। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट जो है 5.78 लैक्स है। और आप लोग जो है शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एडवांसेस में 22.27 करोड़ का ग्रोथ है, परसेंटेज है 22.27%। डिपॉजिट में जो ग्रोथ है 7.75, और टोटल बिजनेस में जो ग्रोथ है 11.08।
तो अगर इतना याद हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसमें CRAR आप मेंटेन किए हैं 11.60%। तो इन्हीं में से सवाल आएंगे। ज़्यादातर एडवांसेस वगैरह में ग्रोथ हो सकता है, पूछ सकता है। 1 से 2 सवाल इसमें से आ जाएंगे आज के सेशन में। भले आए चाहे ना आए, लेकिन आपको साल भर ये फिगर याद रहेंगे, लेकिन एक सवाल तो जरूर आएगा। और रही बात 2022 का भी आ सकता है, तो हमने 22 का भी बिजनेस फिगर देखे हैं, तो उसके आधार पर आप उसको सही कर पाएंगे। 12,890 करोड़ बिजनेस था, और जो एडवांसेस वगैरह भी आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लॉगिन सेक्शन में ऑलरेडी है। इसी PPT में भी मैंने दोनों डाला है। तो आप सभी साथियों का कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। जी सर एक बार टॉपिक के नाम बता दीजिए, कौन कौन से रिवाइज कर लेना लास्ट टाइम पे। चार्जेस ऑन सिक्योरिटी से सवाल आएगा ही आएगा, लिखते चलिए। चार्जेस ऑन सिक्योरिटी मतलब कौन, हाइपोथिकेशन हो गया, प्लेज हो गया, मॉर्गेज हो गया। तो हाइपोथिकेशन पे एक सवाल, प्लेज पे एक सवाल, मॉर्गेज पे एक सवाल, मतलब 3 सवाल तो सिक्योरिटी पे आएगा। ठीक, 3 सवाल हो गए। फिर आता है बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी, बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी, 3 सवाल आते हैं बैंकर्स राइट एंड ड्यूटी। नो योर कस्टमर, 2 से 3 सवाल आते हैं नो योर कस्टमर से। फिर आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, माइनर अकाउंट, है ना, इनसे सवाल आते हैं 1 या 2 सवाल। फिर एक पार्ट आता है नॉमिनेशन, है ना, नॉमिनेशन से सवाल आएंगे। फिर आता है गवर्नमेंट के स्पॉन्सर स्कीम्स के लोन, जैसे PMEGP हो गया, है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया, SHG हो गया, NRLM हो गया। फिर आते हैं गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स, जिसमें PPF आता है, सुकन्या आएगा, है ना। फिर आता है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, 3 सवाल, अटल पेंशन योजना, PMGJBY, PMSBY। तो ये हो गया, ये तो मैंडेटरी पार्ट है। साथ ही साथ आपको और एक पार्ट जो आपको देखना है जिसमें आता है, वो मैं आप नोट कर लीजिए भले। तो ये टॉपिक आप जो है देख लीजिएगा टॉपिक में, जैसे कि प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो 1 से 2 सवाल, कभी कई बार 4 से 5 सवाल भी पूछते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे मैंने बता दिया, जॉइंट अकाउंट है, फॉर्मर सर्वाइवर है, माइनर अकाउंट है, ठीक है। फिर आते हैं आपका चेक रिलेटेड तो 4 से 5 सवाल आते हैं। एक आएगा जनरल क्रॉसिंग का आएगा, एक आएगा इंडोर्समेंट का आएगा, एक आएगा मटेरियल अल्ट्रेशन का आएगा, एक आएगा पोस्ट डेटेड और एंटी डेटेड चेक का आ रहा है, पोस्ट डेटेड एंटी डेटेड। तो इसके तो 4 या 5 सवाल आते हैं चेक के, ठीक है, चेक के 4 या 5 सवाल आते हैं। फिर आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से 1 सवाल आ रहे हैं, और डाउटफुल वाला सवाल आता है। एक आता है कस्टमर सर्विस रिलेटेड, इसमें से 3 से 5 सवाल आ रहे हैं कस्टमर सर्विस रिलेटेड। कस्टमर सर्विस रिलेटेड में क्या आता है, कस्टमर के राइट्स आते हैं, कस्टमर का ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म आता है, फिर RTI आ सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ सकता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन आ सकता है, ये सब कस्टमर सर्विस रिलेटेड में आते हैं। फिर आते हैं एब्रीवेशन पहले 4-5 आते थे, अब 2 आ रहे हैं एब्रीवेशन फुल फॉर्म। अब आता है एक जो डिसीज ऑपरेशन वाले में 1 सवाल या 2 सवाल पक्का है डिसीज अकाउंट में, जैसे कि जो एक पॉपुलर सीरीज का आता है। फिर बैलेंस शीट से 1 सवाल आता है ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का, वो एक बार आप देख लीजिएगा ड्राइंग पावर। फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पे 1 सवाल आता है। गारनेसी ऑर्डर वाला एक पॉपुलर सीरीज का सवाल आता है कि जब बैंक में गारनेसी का ऑर्डर मिल जाता है, बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा। फिर एक सवाल इंपॉर्टेंट जो आता है, एक तो आता ही आता है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड क्या है, कौन सा में पूछता है, DPN में लिमिटेशन पीरियड पूछता है। फिर आता है बैंक के बिजनेस फिगर, डिपॉजिट, एडवांसेस, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर आता है बैंक का इंटरनल लोन स्कीम, बैंक के इंटरनल लोन स्कीम्स जो होते हैं ना, इंटरनल लोन स्कीम में 5 चीजें हैं। आजकल एक चीज एक्स्ट्रा पूछ रहा है। 5 चीजों में पहला एलिजिबिलिटी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, मोरेटोरियम विथ रिपेमेंट, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी, और उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज। ये चीजें जो है लोन में पूछ रहा है। फिर एक बात आती है आपका ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिलेटेड, कॉन्करेंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, फिर आपके इंटरनल ऑडिट,
राफिया ऑडिट, फिर उसके बाद आपका आता है जो जितने सारे भी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन हैं वो, फिर आता है रिकवरी से रिलेटेड, उसमें ओटीएस से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, ओटीएस से। गोल्ड लोन अगर स्कीम है तो गोल्ड लोन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में सवाल आता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गोल्ड जो है जो घर में है भारत की जनता के पास, वो बैंक के सिस्टम में आ जानी चाहिए, अकाउंटिंग में हो जानी चाहिए, इसीलिए गोल्ड लोन को प्रायोरिटी देता है। दूसरा है लैंडिंग पावर्स, जो पूछते हैं कि स्केल 2 के मैनेजर का लैंडिंग पावर कितना है, स्केल 1 का कितना है, ये लैंडिंग पावर। और एक और आता है डिसीज क्लेम में, जो डिसीज क्लेम से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि कितने दिन में डिसीज क्लेम सेटल किया जाता है। फिर आता है एक टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में जैसे कि आपका डिस्पोजल टाइम कितना है, अगर कोई लोन चुकता कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी कितने दिन, पेपर कितने दिन में देना चाहिए, कोई लोन अप्लाई किया है तो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ये। फिर आता है नोट और करेंसी रिलेटेड, नोट और करेंसी रिलेटेड जो है वो एक सवाल आता है। और फिर जो आपके आते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, जिसमें एनआरएलएम है, आपका मुद्रा लोन है, एनयूएलएम है, फिर आपका पीएमएजीपी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी एक नया क्वेश्चन ऐड हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर टर्म लोन में जो मशीनरी के लिए किया जाता है, ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चर टर्म लोन और ट्रैक्टर का सवाल पूछता है वो। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल ट्रांजैक्शन का लिमिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है आपके यहाँ। ये कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक हैं। वैसे तो ये जितनी सारे टॉपिक मैंने बताया उसी टॉपिक पे सवाल आएंगे। और 100 क्वेश्चन नरेंद्र पाल जी बोल रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऑलरेडी कुछ 100 क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाले हैं, उनको देख लीजिए। फिर आपके लिए भी टॉपिक से भी इंटरनल भी 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। अलका जी, आपको मिल गया टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने बताया, तो आप नोट कर लिए? ओके, तो ठीक है। दिव्या जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है सर, आ रही है आ रही है? प्रॉपर। तो थोड़ा प्यार से सबको धन्यवाद कर दीजिए कि उन्होंने इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुना, और आशा करती हूँ कि सर के द्वारा पढ़ाई गई बातों से उनका भविष्य बनेगा और वो चीज़ें उनके मन मस्तिष्क में स्थिरता के साथ रहेगा, जिसका उपयोग वो प्रमोशन एग्जाम के दिन करेंगे। सबको धन्यवाद करके विदा ले लीजिए। सर ने जैसे सबको एमजीबी के बिजनेस फिगर को पढ़ाया, मैं आशा करती हूँ कि सबको मन मस्तिष्क में वो बिजनेस सारे फिगर घर कर गए होंगे, और सब लोग इसी तरीके से, इसी चाव से सर के साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, और एक दिन जरूर सफलता की परचम को लहराएंगे। यही आशा के साथ सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। ओके, तो दिव्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप सभी को इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। कोई चीज़ होता है तो हम इसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग उतनी देर तक साथ में थे उसकी सार्थकता हो, और हम आभार व्यक्त करें, क्योंकि आभार व्यक्त करने से हमको एक ग्रेटिट्यूड मिलता है, और कहीं से अगर मिला है तो उसको हम लोग सही जगह पहुंचाने में ईश्वर जो है उसको सार्थक मानता है। तो ये ग्रेटिट्यूड के साथ आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। इसी तरह पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये तो ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम है, आप तो ये अभी जो नेशनलाइज बैंकों के एग्जाम हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम खत्म हो जा रहा है, आने वाले दिनों में और एग्जाम होंगे। आप देखेंगे अभी सेंट्रल बैंक का 1000 वैकेंसी है, आपके यहाँ तो 100 वैकेंसी होता है प्रमोशन में, यहाँ 1000 वैकेंसी है। आपका खुले दिल से स्वागत है, जो करना चाहोगे आप हासिल होगा। कहीं भी मदद की जरूरत है, मैं हूँ आपके साथ सफलता दिलाने में। आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।